नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ी अटकलबाजी लग रही है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, शिंदे क्या करेंगे, गडकरी जी क्या खेल कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, आरएसएस कौन सा जोर लगा रहा है। जो भी सरकार बनेगी, हम सब जानते हैं वो वही करेगी जो उसको करना है, क्योंकि वो अब मोदी जी के हिसाब से राज्य को चलना है। तो सारा जोर इस पर क्यों? इससे मेरे और आपके भविष्य पर कोई असर पड़ना है? अब चुनाव से पहले समझा जा सकता था कि भाई कौन सा गठबंधन आएगा, उसकी किस तरह की नीतियां हैं, सांप्रदायिक भेदभाव होगा, समाज में तनाव होगा, सब तय है। फिर अटकल पच्ची क्यों? कोई बने, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, सब एक जैसे होंगे, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, ये सब एक ही खेमे से आते हैं। तो हम इस पे चर्चा इतनी ज़्यादा करके अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए इस पे बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है हम उन मसलों पे बात करें जिनका सीधे सीधे इस देश के भविष्य पे, मेरे आपके बच्चों पे असर पड़ने वाला है। लोग कहते हैं विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे बात क्या करें। अरे भैया, ये अंतर्राष्ट्रीय से ज़्यादा राष्ट्रीय मसला है कि आप जिनको अपने सिर पे बिठा रहे हो, उस देश की नीतियां जो लोग तय कर रहे हैं, वो लोग अपने चेले चपाटियों के साथ क्या करते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका दिन व दिन एक पत्थर दिल इंसान की तरह अपने एक और सगे को धोखा दे रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, मोहम्मद गनी अफगानिस्तान वाला हो, कोई भी हो। इस बार जेलेंस्की फंसे हैं। कैसे फंसे हैं, क्या होने जा रहा है उनका, और किस तरह से उनको लपेट दिया गया है, आज इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अमेरिका वो देश है जिसके शासक के साथ ली गई एक एक सेल्फी की कीमत इस देश को चुकानी पड़ती है। जेलेंस्की को पहले यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया तो अमेरिका ने बनाया, दुनिया जानती है किस तरह से वहाँ चुनावों में हेर फेर उठापटक हुई, और उसके बाद जेलेंस्की की ताजपोशी कर दी गई। अब उसी जेलेंस्की के हाथों उसी यूक्रेन की आबादी को नष्ट करने का काम चल रहा है। 2 साल की लड़ाई के बाद अब जेलेंस्की ने एक शांति प्रस्ताव के पक्ष में सहमति जताई है, और उनका कहना यह है कि हमारी जो ज़मीन रूस ने दबा ली, वो दबा ली, हम हार गए, रूस रख ले। हाँ, उसने ये कहा है, बस हमको आप नेटो की सदस्यता दे दो ताकि भविष्य में रूस कूटने पीटने ना आए। आप मुझे बताइए, ये ऑप्शन तो लड़ाई शुरू होने के पहले दिन था, और रूस इसके उलट सिर्फ एक बात कह रहा था, इन नेटो वालों से, अमेरिका वालों से दूर रहो, तुम हमसे पंगे मत लो। लेकिन जब आपके पड़ोस में आपके दुश्मन बसने लगेंगे, आपके बगल वाले फ्लैट में वो असलहे तमंचे लेके जमने लगेंगे रोज़ रोज़, तो आपको कभी ना कभी तो कहना होगा कि भाई इनको यहाँ से हटाओ, ये तो हमारे दुश्मन हैं। और जब आप कहोगे और नहीं मानेंगे तो वही होगा जो वहाँ पे हुआ था। तो जेलेंस्की का ये प्रस्ताव जो है वो ये कहता है कि उसने अपने यहाँ के लोगों की, अपने सैनिकों की, किसी की भी जान की परवाह नहीं की और हथियार डाल दिए। अमेरिका का घटियापन आप इससे देखिए कि कुछ दिन पहले से, 2 दिन पहले एक बयान आता है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, और वो कहते हैं कि भाई आप इतने सारे सैनिक, आप अभी तक तो आप भाड़े के सैनिक भेज रहे थे उसको, अभी तक तो आप उसको पैसे दे रहे थे कि आप सैनिक उठा लो, किराए पे ले लो। अब कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ ये 18 साल वाले बच्चे हैं ना, इनको सेना में डालो।
यानी इनको अब अपने 18 साल के बच्चे को आप मरने भेजो। आपके घर के आसपास, आपके अपने घर में एक 18 साल का बच्चा अगर कोई आपके दिमाग में है, उसका चेहरा याद रखिए। वो बच्चा आकार में तो बड़ा हो जाता है, बुद्धि से बच्चा ही होता है। उसको ये कह रहे हैं कि लड़ने भेज दो और मरने भेज दो। ये सुझाव जेलेंस्की को दिया है। किसने दिया है? बाइडेन ने। कब दिया? तब जबकि ट्रंप आने वाला है और ट्रंप ने कहा है कि हम इनके बीच में शांति कराएंगे, 24 घंटे में शांति हो जाएगी, उसने बोला था। एक और कदम जेलेंस्की ने उठाया। अपने ही देश के 18 साल के बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगाने के अलावा जेलेंस्की ने जो टैक्स लगता था वहाँ पर, वो 3 गुना कर दिया, क्योंकि युद्ध में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचिए, 18 साल के बच्चों को युद्ध में झोंका जा रहा है और टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि जिन लोगों के कहने पे, जिनकी शह पे, जिनके दुश्मन रूस से लड़ने के लिए तुमने अपने देश को दांव पे लगा दिया था, उन लोगों ने अब हाथ खड़े कर दिए और वो पैसे देने को तैयार नहीं है, वो आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। और जेलेंस्की कहता है अब आगे युद्ध को मैं बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं। उस आदमी की मजबूरी समझिए कि उसने इनके लिए अपने आप को तबाह कर लिया। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से रूस की तबाही हुई है, तो आप डाटा देखकर सहम जाएंगे। हम लोग अक्सर गाज़ा की बात करते हैं, गाज़ा में किस तरह लोग मारे गए, लेकिन ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है 2024 की, नवंबर में आई है, अभी इसी महीने में, जो कहती है कि 60,000 से 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 4 लाख लोग घायल हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 1 लाख लोग मर गए उस देश के। उसका जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो तो अद्भुत है। उसका करीब 63 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, यानी 63 अरब की उसकी इमारतें टूट चुकी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के रेजिडेंशियल 4,400 घरेलू अपार्टमेंट टूट चुके हैं, 20-20, 30 मंजिल की बिल्डिंग हैं, 92 फैक्ट्री आउटलेट, सारी चीज़ें, एक पूरा लंबा ब्रेकअप है। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तबाह हो गया, खंडर बन गया देश। और ये देश, अब आप समझिए कि किस तरह से इस देश की ये दुर्गति जो हुई है वो तब हुई है जब ट्रंप आ रहा है। अब ट्रंप आ रहा है तो उससे दुर्गति और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भाई मैं लौट के आऊँगा, जिसके पास जितनी ज़मीन है उसके पास उतनी रहेगी, कोई वापस नहीं होगा और आपको तुरंत लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। तो बाइडेन ने कहा जाते जाते थोड़ा माल और बिकवा लूँ, क्योंकि इस पूरे युद्ध में अमेरिका ने खूब पैसा काटा है। अमेरिका ने अपनी चीज़ें महंगे महंगे दाम पे, इधर से गैस बंद करा दी रूस से यूरोप की गैस बंद करा दी, और उधर अपना जो शेल फ्यूल है, शेल ऑयल है, यानी अपना पेट्रोल डीजल अंधाधुंध दामों पे बेचा यूरोप को। इस तरह से पैसा जबरदस्त अमेरिका ने वहाँ से खींचा, तरह तरह की सहायता के नाम पे पैसा। और यूक्रेन को जबरदस्ती, तुम नाटो के मेंबर हो, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, इधर दो। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था जर्मनी, फ्रांस वगैरह किस तरह से इसकी दोस्ती को झेल गए। अब वो जो सिचुएशन है उसके बीच में जेलेंस्की ने कहा कि भैया जितनी जगह हमने घेर रखी थी, अब इन्होंने तो, ये तो हमारे यहाँ घुसे हुए हैं। रूस ने तो काफ़ी हिस्सा घेर रखा है। पूरा जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, उसके जो 2 अहम प्रांत हैं वो अपने पास ले ही चुका है। क्रीमिया उसके पास है ही। एक ऊपर की तरफ छोटा सा क्रुस्क इलाका है। जेलेंस्की ने कहा कि झटपट मैं इसमें घुस जाता हूँ तो क्या होगा, कुछ ज़मीन मैं भी कब्जा लूँगा तो ये नाम हो जाएगा कि भाई हमने भी रूस पे कब्जा किया है। उसको क्या पता था, रूस ने ये भी दांव खेला है और दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि जेलेंस्की को आप भोला मत समझे, देखो उसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। उसको एक मोरल ग्राउंड मिल गया और उत्तर कोरिया के उसने सैनिक बुला के अपनी सेना में घुसा दिए। 50,000 सैनिकों ने उसको क्रूस से खदेड़ दिया। अब क्या किया? अब आप सोचो, बाइडेन ने फिर एक चाल चली।
उसको कहा तो लंबी दूरी की मिसाइल जो है वो चलाने की परमिशन देते हैं, हम तुमको चलाओ। और जैसे ही उसने लंबी दूरी की मिसाइल चलाई रूस के ऊपर, रूस को मौका मिल गया, उसने तबाही बरपा दी और इनके सारे जितने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बिजली घर वगैरह थे, सबको मिसाइल से उड़ा दिया। जो मौका रूस को चाहिए था वो इन्होंने दिलाया। याद कीजिए जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, एक पक्ष ये आया था कि परमाणु परीक्षण करके अटल जी ने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं था, भारत के पास परमाणु बम था और पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की सारी तैयारी करके बैठा था। उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि वो अपना परमाणु परीक्षण कर ले। तो अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान को फ़ायदा मिल गया और 7 दिन के अंदर उसने अपना भी परमाणु परीक्षण कर दिया। जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आजकल लोग एक विचारधारा के घूमते रहते हैं, उस तरह से सोचा जाए तो पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर सके, ऐसा लगता है अटल जी ने इसलिए भारत के अंदर पोखरण में परमाणु परीक्षण पोखरण 2 किया, इस्माइल बुद्धा। तो इसी तरह से जब वहां पर मिसाइल फेंकी जेलेंस्की ने तो रूस को मौका दिया और अब रूस ने ताबड़तोड़ फिर से तबाही शुरू कर दी है। कुर्स्क का इलाका खाली करा लिया है और स्थिति ये आ गई है कि अब जेलेंस्की फिर से डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और उधर रशिया कह रहा है मैं तो परमाणु बम चलाऊंगा। उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी बदल दी है कि भैया अब तो जो परमाणु, पहले ये था कि परमाणु परीक्षण शक्ति वाले देश पे ही हम परमाणु बम इस्तेमाल करेंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो परमाणु शक्ति नहीं है उस देश पे भी हम हमला कर सकते हैं, परमाणु हमला, अगर कोई परमाणु शक्ति उसका साथ दे रही है। यानी सीधे सीधे रेंज में आ गया यूक्रेन, क्योंकि परमाणु शक्तियां अमेरिका तो उसके साथ दे रही हैं। एक की बात है और कह रहा है कि अब तो मैं कीव में भी हमला करूंगा और इनकी राजधानी को भी तबाह करूंगा वगैरह वगैरह। तो ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग चल रही थी उसको किस तरह से जाते जाते बाइडेन ने तबाह कर दिया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि किस तरह से लगातार यूक्रेन कर्ज में दबता चला जा रहा है। ये जितने हथियार सब लोग दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, ये उसके ऊपर कर्ज है। चुकाते चुकाते कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने, दोबारा से खड़ा करने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। और जिन लोगों ने ये पूरी आग लगाई थी वो लोग मज़ा काट रहे हैं, उन्होंने मुनाफे काटे हैं, अपने हथियार बेचे हैं, हर तरह से मौज में रहे हैं और आखिर में भी एक तबाही खड़ी करके यूक्रेन को और समेट के जा रहे हैं कि जब ट्रंप आए और जैसा उसने कहा है अगर यथास्थिति में उसने समझौता करा दिया तो आज जो यूक्रेन है उससे भी छोटा और अधिक तबाह यूक्रेन खड़ा होगा। अब रहा सवाल नेटो में शामिल होने का, तो ट्रंप नेटो में यूक्रेन को शामिल करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कोई भी नया खर्चा नहीं चाहते हैं। पहले से ही वो कहते हैं कि यूक्रेन की जो देश जितने भी हैं नेटो वाले, अपना अपना खर्चा उठाओ भैया, हम तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। तो ये नया खर्चा क्यों पालेंगे? तो हमारे बच्चे, हमारी ज़िंदगी, एक युद्ध से अक्रांत देश जो बर्बाद है उसके ऊपर 3 गुना टैक्स हो जाना, ये सब ये बताता है कि किस तरह से एक बेहद ही अमानवीय तरीके का दरिंदा देश दुनिया को तबाह करता है। और मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, हमारी अगर सरकार इन देशों की चाकरी में जुट जाएगी, जैसे कि ये ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो का मामला है, मैं कई वीडियो बना के समझा चुका हूँ, इससे किसको क्या हासिल होगा। ये बकवास है, सबसे बड़ी बकवास है। ये सोलर एनर्जी, ये सबसे बड़ी बकवास है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी। जिस दिन आप पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चले जाओगे, जिस दिन आप पूरी तरह से पेट्रोल डीजल से दूर हट जाओगे, उस दिन की मन में कल्पना करो। एक नज़र अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों के ऊपर डालो। ये देखो उसमें से कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं, कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं।
आप जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हो उस पर कितने ऐसे कॉस्मेटिक हैं जो पेट्रोलियम जेली से बने हैं। तो पता चलेगा कि प्लास्टिक के बगैर अगर हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं, तो इसकी कीमत इंसानियत कभी नहीं चुका पाएगी। आज जो अब लोटे गिलास से लेके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेके कंप्यूटर से लेके सब चीज़ जो प्लास्टिक की बनाते हैं, जब इनको वैकल्पिक तरीक़ों से, परंपरागत तरीक़ों से बनाएंगे, तो एक कंप्यूटर जब पीतल से बनेगा आप कभी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो प्लास्टिक के पार्ट अलग अलग मशीनों में लगे हैं जब वो नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिक पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। जब डीजल पेट्रोल निकालते हो तो उससे प्लास्टिक बनती है, उससे साथ प्लास्टिक निकलती है। प्लास्टिक विहीन समाज का मतलब यह है कि आप सारे पेड़ काट दोगे। प्लास्टिक विहीन समाज का मतलब यह है कि आप सारी धरती के खनिज खोद डालोगे और जितने मौजूद खनिज हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे। तो ये कौन सा सपना है, ये कौन सी बुद्धि है जिसको आप लेके चल रहे हो? ई व्हीकल है, आप बैटरी चार्ज करते हो, उससे चलाते हो, लेकिन बैटरी जिस बिजली से चार्ज करते हो वो जहाँ बन रही है वहाँ वही फॉसिल फ्यूल कोयला जल रहा है, उसका धुआं वातावरण में जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप बैटरी किसी और चीज़ से चार्ज कर ले रहे हो, लेकिन इसके नाम पे वो हमसे गुलामी करवा रहे हैं। आने वाले 2070 तक के लिए उन्होंने हमारे मोदी जी से साइन करा लिया है। तो ये ऐसे देश हैं जिनकी दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा बुरी है, और इसीलिए विदेश नीति के बारे में हमको सोचना चाहिए। और ये विषय इसीलिए मुझे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की अटकल से ज़्यादा अहम लगता है, और इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। नमस्कार, जय हिंद।